हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने संधि समास जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इन्हें आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। देखिए, शब्दांश क्या होते हैं? जो शब्द का छोटा रूप होता है उसे हम शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं। आरंभ हो, प्रारंभ हो, शुरू हो, आगे हो, तो कहने का मतलब है उपसर्ग जो होते हैं किसी शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जिस शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं उसका पूरा अर्थ जो है बदल देते हैं। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं और किसी शब्द में से मूल शब्द को अलग करके उपसर्ग को पहचाना जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अब उपसर्ग को पहचाने कैसे। ये तो हमें पता लग जाता है कि उपसर्ग क्या है। शब्द के आरंभ में जो लगाए जाते हैं, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लगाए जाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पहचानेंगे कैसे? तो बहुत ही सरल तरीका है कैसे हम पहचानेंगे। हम किसी शब्द से पहले मूल शब्द को अलग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ स्पेस है, हम लिखते हैं जैसे प्रतिदिन। यहाँ यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं, प्रतिदिन। अब इस प्रतिदिन में से आप मूल शब्द अलग कीजिए। अगर हम ये करते हैं तिदिन, अगर हम इसको करते हैं तिदिन, ये कोई शब्द बनता है? नहीं बनता है। अब देखो, न अलग से करो, नहीं है। अगर हम दिन अलग से करते हैं तो दिन क्या है? एक मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द के आगे जो भी लगा है, जो शब्दांश लगा है, यही आपका उपसर्ग हो जाता है। तो कहने का मतलब है इस प्रतिदिन में अगर मूल शब्द अलग करते हैं, दिन को अलग करते हैं, जो शब्दांश रहता है यही आपका उपसर्ग होता है। तो प्रतिदिन में प्रति आपका उपसर्ग है। जैसे आप देख सकते हैं, एक यहीं से एग्जाम्पल उठाते हैं, सुपुत्र। ठीक है, सुपुत्र को आप ले रहे हैं। अब आप देखिए, आप इसमें से मूल शब्द को अलग कीजिए। मूल शब्द आपने अलग करना है, वो एक शब्द होना चाहिए जिसका अर्थ हो। त्र को अलग करेंगे, सुपु बचेगा नहीं। त्र का तो कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो, निकल रहा है, यहाँ शब्द निकल रहा है, मूल शब्द निकल रहा है। पुत्र, देखिए यहाँ पर पुत्र एक शब्द है जिसका अर्थ भी है। पुत्र को अलग कीजिए, मूल शब्द को अलग कीजिए, बचा क्या आपके पास? सु। तो सु क्या है? आपके पास शब्दांश है, उपसर्ग है। आई बात समझ? जैसे पराक्रम है, पराक्रम में देख लीजिए, क्रम को अलग कीजिए, बचा क्या आपके पास? परा। तो परा क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। इस तरह से हम जो है उपसर्ग को पहचानते हैं। जब हम मूल शब्द को अलग करते हैं, जो आपके पास लेफ्ट शब्दांश रहता है, शब्दांश बचता है, वही आपका उपसर्ग होता है। तो मूल शब्द वह छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ या भाव होता है, तभी हम उसको निकालेंगे ना, जिसका अर्थ निकल कर आ रहा है। जो शब्द है उसको अलग करेंगे, जो बच गया वही आपका उपसर्ग रह जाता है। तो किसी शब्द में से मूल शब्द वाला भाग निकालने पर जो शेष भाग शब्द के आरंभ में शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, उपसर्ग कहलाता है। ये आपने डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि किसी भी शब्द से मूल शब्द पहले हमने अलग करना है और जो शब्दांश के रूप में बच जाता है वही आपका उपसर्ग कहलाता है। अब उपसर्ग की संख्या है, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 10 से 12 है, उर्दू में 19 है, अंग्रेजी में 8 है। तो ऐसा कुछ पूछता नहीं है, बस जस्ट एक नॉलेज के लिए है। तो कंडीशन 1 क्या कहलाता है? कंडीशन 1 कहता है कि शब्दांश क्या होता है? शब्द का अंश या फिर एक भाग जिसका कोई अर्थ है, उसको अगर हम निकालते हैं तो जो है वो हमारा उपसर्ग होता है। जैसे प्रतिदिन में से प्रति अलग किया, क्योंकि दिन में आपके पास एक मूल शब्द है, इसे अलग किया तो प्रति आपका क्या बनता है? एक उपसर्ग है। पराक्रम में क्रम एक मूल शब्द है, क्रम को अलग कीजिए, बचा क्या? परा। तो परा आपका उपसर्ग है। उपवन, अब देखिए पवन अगर हम अलग करते हैं, ठीक है, पवन भी बनता है तो उ भी इसका हो सकता है, लेकिन उपवन में अगर वन अलग करते हैं तो उप क्या है? यहाँ पर आपका एक उपसर्ग है। तो हमें पता है ये उप क्या है? यहाँ पे हिंदी का उपसर्ग है। उ जो है यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई उपसर्ग है, बस आपने याद रखना। जैसे अधिकार है तो कार अलग कीजिए, बचा क्या आपके पास? अधि। तो अधि क्या है? यहाँ पे शब्दांश बच रहा है, ये आपका उपसर्ग है। सुपुत्र में पुत्र अलग कीजिए, सु आपका जो है उपसर्ग है। समाचार, अब देखो समाचार को कैसे हम अलग करते हैं? समाचार, सम जमा आचार समाचार होता है। सम इस तरह से अलग करते हैं, सम जमा आचार। ये आपको इससे पहले जो है आपको संधि वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तभी हम जो है शब्दों को विच्छेद कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किन शब्दों से मिलकर बना है, मूल शब्द आखिर इसमें क्या है, तो हम पहचान पाएंगे। इस तरह से सम जमा आचार से बना है समाचार। तो आचार जो है मूल शब्द है, तो सम क्या है? यहाँ पर आपका उपसर्ग है, शब्दांश है। तो जैसे अभी हमने कहा कि एक कंडीशन थी कि अनेक अर्थ हो सकते हैं, उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे दूरदशा है, अब ये दूरदशा किससे मिलकर बना है? ये हमने देखा था जब हमने विसर्ग संधि की थी, तो उसमें बहुत अच्छे से देखा था कि दूरदशा। अब दूरदशा किससे बना है? देखिए, दू जमा दशा, हमने देखा था कि अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर आता है, उसके बाद विसर्ग आती है, और उसके बाद कोई भी आता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या फिर कोई भी स्वर आ रहा है, तो उसका जो है र हो जाता है। तो इसलिए दू विसर्गे दशा क्या बन जाता है? दुर्दशा बन जाता है। या फिर हम इसको क्या करते हैं? र क्या करते हैं? यहाँ पे हलंत करते हैं, जमा दशा। इस तरह से भी आपका दुर्दशा शब्द बनता है।
तो यहाँ पे उपसर्ग कौन कौन से है, एक दू भी आपका उपसर्ग है और दुर भी क्या है यहाँ पे आपके पास एक उपसर्ग है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास, जैसे यहाँ पे दुर का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन दू का मतलब यहाँ पे जो होता है बुरा मतलब होता है। जैसे दुष्करम, यहाँ पे है दुष्कर है, तो दुष् जमा कर से भी बना है और दू जमा कर से भी बना है, तो इसका उपसर्ग दू भी हो सकता है और आपका इसका दुष् भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि अनेक उपसर्ग लगा सकते हैं एक साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार आया है कि पर्यावरण में जो है कितने उपसर्ग हैं और कौन कौन से उपसर्ग हैं। जैसे निराभिमान, देखो निराभिमान किस किस से बना होगा, निर्जमा अभिमान निराभिमान, तो अभिमान को हम अलग कर सकते हैं, निर जो है बच गया है, तो निर क्या है, एक उपसर्ग है, लेकिन अभिमान में भी अगर अभिमान देखो, अगर हमें इसको भी अलग करना है तो मान शब्द मूल शब्द है, इसको अलग कीजिए, बचा क्या अभि, तो इस तरह से हम देख सकते हैं निराभिमान में निर और अभि दो उपसर्ग है निराभिमान में। सिमिलरली आप देख सकते हैं पर्यावरण बहुत बार पूछा जाता है, तो पर्यावरण देखो परि जमा आवरण से बना है पर्यावरण, तो परि एक हमने देख लिया उपसर्ग है, आवरण भी अलग कीजिए, आवरण को भी अलग कीजिए, आवरण में से देखो हम मूल शब्द को अलग कर सकते हैं, वर्ण को अलग कर सकते हैं, वर्ण को अलग कर दीजिए, बचा क्या आ, तो इस तरह से परि और आ जो है यहाँ पर दो उपसर्ग हो जाते हैं। सुसंस्कृत, अब सुसंस्कृत देखो किससे बना है, सु जमा सम जमा कृत, सु भी है सम भी है, यहाँ पर दो उपसर्ग है, सुसंगठित, सु जमा सम जमा गठित सुसंगठित, तो इस तरह से जो है हम एक ही साथ दो उपसर्ग लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण जो है बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन है जैसे आपके लिए, ये है प्रत्याहार, मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन किया है। अब प्रत्याहार में आपके पास कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय है, प्रत्यय है, ये कोई नहीं है। देखो प्रत्याहार आपने देखा होगा, हमने जब संधि की थी, य कब बनता है, जब आपके पास यण संधि में हमने ये जो है कॉन्सेप्ट किया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो पहले संधि वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर दीजिए। तो प्रत्याहार का जो है प्रति जमा आहार होता है, क्या होता है, प्रति जमा आहार प्रत्याहार होता है। यण संधि है, ई आता है, उसके बाद अ आता है, तो उसका जो है य रूप हो जाता है, तो प्रति जमा आहार। अब देखिए क्या इस आहार में से हम मूल शब्द अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हार क्या है, आपके पास एक मूल शब्द है, अलग कीजिए, बचा क्या आपके पास आ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्रति और आ क्या बन जाता है आपके पास, दो उपसर्ग, और हार को अलग कर दीजिए। इस तरह से आ और प्रति जो है प्रत्याहार में दो उपसर्ग है, इसलिए यहाँ ऑप्शन क्या है, कोई नहीं आएगा। और दूसरा ऑप्शन अगर ऐसे दिया जा सकता है, केवल एक उपसर्ग है, दो उपसर्ग है, कोई उपसर्ग नहीं है, या प्र उपसर्ग इसमें यूज हुआ है, आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं, यहाँ पे प्र कर सकते हैं। त्योहार अलग कर दिया, त्योहार तो कोई शब्द ही नहीं है ना, मूल शब्द ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए शब्द किससे बना है, तो इसके लिए संधि का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, सही ऑप्शन में जो है यहाँ पे दो उपसर्ग होंगे, और हमें पता है वो दो उपसर्ग कौन कौन से हैं, प्रति और आ जो है यहाँ पर दो उपसर्ग इसके सही है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय भी किस किस से बना है, अंतर जमा राष्ट्र जमा ये, अंतरराष्ट्रीय। बहिर्गमन, बहि जमा गमन बहिर्गमन, और ये भी आपका सही हो सकता है, हलंत वाला र अगर लगा है तो बहिर्गमन, ये भी सही है। अब हम देखते हैं कुछ एक संस्कृत के उपसर्ग हैं, जैसे देखिए आसक्त है, शब्दों को हमने देखना है, पहले शब्दों को देखिए, फिर आप इसमें से जो मूल शब्द है उसको अलग कीजिए, फिर जो बच जाता है वो हम जो है उपसर्ग लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं आएगा आपको कि संस्कृत के उपसर्ग कौन सा है, हिंदी का उपसर्ग कौन सा है, बस आपको शब्द दिए जाएंगे, शब्द में से आपने पहचानना है कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय है, आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे आजीवन, अब आजीवन में देखिए मूल शब्द अलग कीजिए, जीवन आप अलग कर दीजिए, बचा क्या आपके पास आ क्या है यहाँ पर उपसर्ग है। आकांक्षा, कांक्षा को अलग कीजिए, आकांक्षा को अलग कीजिए, देखो आकांक्षा हम जो है ऐसे लिख सकते हैं। बस आपको जो है संधि का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम किस शब्द से जो है, किस तरह से जो है आपका ये शब्द बना है। आप देख सकते हैं आजन्म, अब आजन्म में क्या है, जन्म को अलग कीजिए, बचा क्या आपके पास आ, तो आजन्म में आ जो है उपसर्ग है। आमरण में मरण अलग कीजिए, बचा क्या आ, तो आमरण में आ उपसर्ग है। आहरण, हरण अलग कीजिए, मूल शब्द अलग कीजिए, तो बचा क्या आ, तो आ क्या है यहाँ पर उपसर्ग है। तो थोड़ा सा ना आइडिया होना चाहिए, जैसे आप बोलो कि आहरण में हम रण भी तो अलग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आहा तो आपका कहीं उपसर्ग नहीं होता है, ना हिंदी का है ना संस्कृत का उपसर्ग है, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जैसे आकांक्षा है, आ जो है इसमें भी उपसर्ग है। आकर्षण है, कर्षण अलग कीजिए, आ बच गया है तो आ जो है उपसर्ग है, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है अपमान, मान अलग कीजिए, बचा क्या अपमानित। अपकर्ष, अपकीर्ति, अपव्यय, व्यय को अलग कर दीजिए, बचा क्या अपभ्रंश, भ्रंश अलग कीजिए, अप बच गया। अपशब्द, शब्द अलग कर दीजिए, अब बच गया, तो इसमें क्या है आपके पास अप जो है उपसर्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ से पूछा जाता है वो आपका अधि है, ये अधि जो है उपसर्ग बार बार रिपीटेड जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अधिकार, अधि जो है यहाँ पे उपसर्ग। अध्यक्ष, अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अध्यक्ष, तो आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष किससे बना है, अधि जमा अक्ष क्या होता है, अध्यक्ष होता है।
ठीक है। तो अधि जमा अक्ष अध्यक्ष हो गया, अक्ष को अलग कर दीजिए तो अधि क्या बना यहाँ पर, इसका उपसर्ग बना अध्यादेश। अधि जमा आदेश अध्यादेश, अधिराज, अध्यात्म, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करेंगे, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अभिसार में देखो अभी है, अभिमान में मान अलग कीजिए, अभी जो है उपसर्ग हो जाता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रलय, प्रपंच, प्रसंग, ये प्र वाला जो उपसर्ग है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है परिक्रमा, क्रमा अलग कीजिए, परि क्या है आपके पास, उपसर्ग बच गया। पर्यावरण में परि जमा आवरण, परि जो है इसका उपसर्ग है। परिचर्चा, चर्चा अलग कीजिए, विचर्चा तो नहीं होता ना कोई शब्द, हमें बस मूल शब्द को अलग करना है, चर्चा अलग कर दीजिए, परि बच गया है तो परि क्या आपके पास उपसर्ग है। इसी तरह से आप देख सकते हैं निर्धन है, निर्धन में आपको पता है नी जमा धन आपके पास निर्धन होता है। अगर ये इस तरह से नहीं दिया है तो आपके पास निर्जमा धन भी आपके पास क्या होता है, निर्धन होता है। तो निर क्या होगा, इसमें आपके पास उपसर्ग होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दु जमा चिंता दुश्चिंता, दु जमा शासन दुशासन। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अनुक्रम, अनुरूप, अनुवाद, अनुस्वार, अनुज, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हम बोल सकते हैं कि अनुज में अ भी तो इसमें जो है एक उपसर्ग हो सकता है, क्योंकि अ एक उपसर्ग है, हिंदी का एक उपसर्ग है। लेकिन अब आप खुद देख लीजिए, नुज क्या है, मूल शब्द है नहीं, है ना। तो अनु जो है यहाँ पर ज एक शब्द है, इसका एक मीनिंग होता है। तो अनु जो है आपको पता होना चाहिए, अनु आपके पास एक उपसर्ग होता है, इसलिए अनु को अलग कर दीजिए, जो आपका बच गया अनुस्वार, अनुवाद, अनुरूप, अनुक्रम। ठीक है, आपके पास सम वाला भी पूछा जाता है, संन्यास, संन्यास किसे बना है, सम जमा आ संन्यास। ठीक है, संस्कार है, संपर्क है, संगम है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है। स्वागत बहुत बार पूछा जाता है, स्वागत का हम पहले संधि विच्छेद करेंगे। सु जमा आगत क्या होता है, स्वागत होता है। तो आप देख सकते हैं सु जमा आगत है, आगत को अलग कर दीजिए, आपके पास जो बचता है वो आपके पास सु बचता है, तो सु के आपके पास इसका उपसर्ग है। तो स्वागत में आपके पास जो है, आप लिख के ऑप्शन में आ सकते हैं, स्वा है, स्वाग है, क्या है आपके पास, इसमें क्या है मूल शब्द, तो आपका आगत इसका मूल शब्द है और सु जो है इसके पास शब्दांश है, इसका उपसर्ग है। नेक्स्ट आप हिंदी के उपसर्ग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द तद्भव शब्द होते हैं। तो अज्ञान है, ज्ञान को अलग कर दीजिए, बचा क्या अ। अविवेक, विवेक को अलग कर दीजिए, मूल शब्द को अलग कर दीजिए, बचा क्या अ। अटल में टल अलग कर दीजिए, अ बच गया अलग। अथा, अचेत, चेत अलग कर दीजिए, बचा क्या अ। तो अ भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी का उपसर्ग है। अनबन, अनहोनी, होनी अलग कर दीजिए, अन बच गया है। ठीक है, अनपढ़, अनोखा, अनमोल। उन है, 29, 30 अलग कर दीजिए, उन बच गया है, उन क्या है आपके पास एक उपसर्ग है। 59, 29, 19, 39। ठीक है, इनमें इन सभी में आपके पास उन क्या है, एक उपसर्ग है। बिन खाया, बिन व्याह, तो बिन भी आपके पास एक उपसर्ग है। नी उपसर्ग है। अध भी जो है उपसर्ग है। स, क, औ, अव, अवगुण में गुण अलग कर दीजिए, अब क्या आपके पास हिंदी का एक उपसर्ग बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके बाकी भी उपसर्ग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उर्दू के कुछ एक उपसर्ग है, जैसे ला इलाज, ये भी पूछा जाता है, जो उर्दू के उपसर्ग है ये पूछे जाते हैं। ला इलाज, तो ला क्या है यहाँ पर, अलग कर दीजिए। इलाज क्या है, मूल शब्द है। ला क्या बन गया आपके पास, एक शब्दांश बन गया, एक उपसर्ग बन गया है। लाजवाब, लापता, लापरवाह, परवाह अलग कर दीजिए, ला बच गया। लावारिस, वारिस अलग कर दीजिए, ला बच गया। ला क्या है यहाँ पर आपके पास, उर्दू का एक उपसर्ग है। अल है, देखो कायदा अलग कर दीजिए, बचा क्या अल। अलबेला, बेला अलग कर दीजिए, बचा क्या अल। अलमस, मस अलग कर दीजिए, बचा क्या अल। तो अल भी इस तरह से क्या है, उर्दू का एक उपसर्ग है। बेकार, बेदर्द, बेवफा, बेशरम, शर्म अलग कर दीजिए, बचा क्या बे। बेवफा, वफा अलग कर दीजिए, बचा क्या बे। तो आपको पता होना चाहिए ला, अल, बे, बद, हम, सर, कम, ये जो है सभी आपके पास हिंदी के उपसर्ग है। सरदार पूछा जाता है, सरदार, सरकार, सरकारी, इसमें कौन सा जो है आपके पास उपसर्ग है। सरदार में देखिए सर जो है आपके पास एक उर्दू का उपसर्ग होता है। दार अलग कर दीजिए, कार अलग कर दीजिए, सर बचता है। सरहद, हद अलग कर दीजिए, सर बचता है। सरगाना, सरताज में ताज अलग कर दीजिए, सर जो है यहाँ पे उर्दू का एक उपसर्ग रह जाता है। ठीक है, इस तरह से कम, दर, बा, बिल, बिला, ये सभी जो है आपके पास उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक है, उसी तरह से हम अंग्रेजी के उपसर्ग कुछ देखते हैं, जैसे सब डिवीज़न, डिवीज़न को अलग कर दीजिए। कुछ एक शब्द होते हैं ना जो इंग्लिश में एज इट इज़ रहते हैं, हिंदी में एज इट इज़ रहते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में एज इट इज़ रहते हैं। जैसे सब डिवीज़न है, तो डिवीज़न अलग कर दीजिए, सब क्या बचाता है, इसका उपसर्ग बचाता है। चीफ जज, जज अलग कर दीजिए, चीफ क्या है यहाँ पे अंग्रेजी का एक उपसर्ग है। हेड मास्टर, मास्टर अलग कर दीजिए, हेड क्या है उपसर्ग है। हाफ टाइम, हाफ क्या है यहाँ पे उपसर्ग है। जनरल स्टोर, जनरल अलग कर दीजिए, स्टोर अलग कर दीजिए, तो जनरल क्या है यहाँ पर एक इंग्लिश का, अंग्रेजी का उपसर्ग है। अब बात करते हैं प्रत्यय की। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले तो प्रत्यय शब्द की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यय शब्द किससे बना है, प्रति जमा अर्थ से मिलकर जो है प्रत्यय बना है। तो इसमें जो है आपके पास यण संधि है, प्रति जमा अय प्रत्यय। ठीक है, और प्रति जमा अय, देखिए अय को अलग करते हैं, मूल शब्द है, और बचा क्या आपके पास प्रति। तो प्रति क्या है यहाँ पे उपसर्ग है,
और ये जो है इसमें यण संधि है। लेकिन प्रत्यय का मतलब क्या, अभी हमने देखा उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आरंभ में लगाया जाता है और पूरा मीनिंग जो है बदल देता है। अब प्रत्यय क्या होता है, ये शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय का प्रयोग पुराने शब्दों से नए शब्द बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्यय उपसर्ग की तरह शब्दांश होते हैं, लेकिन प्रत्यय का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बाद या अंत में ही किया जाता है, जबकि उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द के आरंभ में किया जाता है। प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। जिस शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उनका अर्थ बदल देते हैं। तो किसी शब्द में से मूल शब्द निकालने पर जो शब्द के अंत में शेष भाग शब्दांश के रूप में बचता है और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वह जो है प्रत्यय कहलाता है। ये डेफिनेशन बस आपने याद रखनी है कि किसी मूल शब्द के अंत में जो लगाया जा रहा है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगाया जा रहा है, वही क्या है आपके पास प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय के भेद कितने हैं, ये आपके पास 3 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है और आपके पास स्त्री प्रत्यय होता है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा प्रत्यय का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने जो है पढ़ाई, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ाई, ठीक है। पढ़ाई, अब देखो पढ़ाई में देखो ढ़ाई अगर हम अलग करते हैं, ठीक है, क्या आपको लगता है ढ़ाई एक मूल शब्द है? मूल शब्द पहचानो, इसमें पहले क्या हो सकता है। तो पढ़ क्या है, यहाँ पे एक मूल शब्द हो सकता है। मूल शब्द आगे आ गया और लास्ट में क्या लग गया, आई। तो आई जो लगा है अंत में, शब्द के अंत में आई लगा है, लेकिन मीनिंग इसका कुछ नहीं है, लेकिन शब्द के साथ लग के इसका मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे आई क्या है, जो मूल शब्द के अंत में लगा है, तो यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, बल्कि ये क्या है आपके पास प्रत्यय है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई बात नहीं, आगे हम एग्जांपल देखेंगे। बस यहाँ पे आप ये देखिए, प्रत्यय जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होते हैं, देखिए कृत प्रत्यय जो होते हैं धातु या क्रिया के बाद लगाए जाते हैं। कोई भी क्रिया है उसके बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने में जो प्रयुक्त होता है वो जो होता है स्त्री प्रत्यय कहलाता है। कृत प्रत्यय लगाकर बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय लगाकर बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। स्त्री प्रत्यय लगाकर बने शब्द स्त्रीरांत कहलाते हैं। आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे प्रत्यय के 3 भेद है। सबसे पहला आपके पास कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ पे लग रहा है आपके पास, धातु या क्रिया के बाद जो प्रत्यय लग रहा है उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब मूल शब्द हमने छाड़ना, जैसे पढ़ जमा आई पढ़ाई। अब आपको पता है पढ़ाई जो है पढ़ जमा आई से बना है पढ़ाई। तो पढ़ क्या है, यहाँ पर स्त्री प्रत्यय है, तद्धित है या कृत, आपको पता है क्रिया है, धातु है ये। तो इसलिए यहाँ पर धातु के बाद में जो प्रत्यय लगता है वो आपका कृत प्रत्यय होता है और जो शब्द बनता है वो आपके पास कृदंत शब्द होता है। लिखावट, अब देखो लिखावट में मूल शब्द देख लीजिए, मूल शब्द अलग कर दीजिए, लिख अलग कर दीजिए, आवट अलग कर दीजिए। तो इस तरह से लिख जमा आवट क्या बनता है, लिखावट बनता है। लिख आपके पास मूल शब्द है और मूल शब्द कैसा है, ये एक क्रिया है, एक धातु है। अब धातु में जो प्रत्यय लगा है वो आपके पास कृत प्रत्यय होता है और जो शब्द बन रहा है ये आपके पास कृदांत शब्द होता है। इसी तरह से लिखावट में लिख जमा आवट होता है, तो आवट क्या है, यहाँ आपके पास कृत प्रत्यय है। तैराक, तैर जमा आक, आप तय तो नहीं कर सकते ना, तय क्या होता है मीनिंग नहीं होता, नहीं मूल शब्द नहीं है। तो आपको पता है तैर क्या आपके पास एक मूल शब्द है जो कि क्रिया है। अब तैर में क्या लग रहा है आपके पास, तैराक। तैर जमा आक तैराक, तो आक क्या बनता है आपके पास, यहाँ पर एक प्रत्यय बनता है, शब्द के आरंभ में लग रहा है। पियक्कड़, पी जमा अकड़ पियक्कड़। खेल जमा आड़ी खिलाड़ी। लिख जमा अक लेखक। चल जमा ना चलना। तो इस तरह से आपने मूल शब्द को अलग करना है। अगर मूल शब्द को अलग करना जान चुके हैं तो आप उपसर्ग और प्रत्यय में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस मूल शब्द को अलग करना है तो आप डेफिनेटली 101% पहचान पाओगे कि इसमें प्रत्यय लगा है या उपसर्ग लगा है। शब्द के मूल शब्द के आरंभ में अगर लगा होगा वो आपका उपसर्ग होगा, मूल शब्द के अगर अंत में अगर लग रहा है तो वो आपका प्रत्यय होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण जैसे शब्दों में जो शब्दांश अंत में लगाया जाता है वो आपके पास तद्धित प्रत्यय होता है। इससे पहले तो हमने देखा कि क्रिया में अगर हम शब्दांश को लगा रहे हैं तो वो आपके पास जो है कृत प्रत्यय बनता है, लेकिन यहाँ पर तद्धित प्रत्यय होता है कि कोई किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में अगर प्रत्यय लग रहा है तो आपके पास वो कैसा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय होगा। शब्द कैसा होगा, तद्धितांत शब्द होगा। जैसे बचपन किससे बना है, बच कोई है मूल शब्द, देख सकते हो आप, बच है मूल शब्द नहीं है, बचप है नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि किससे बना होगा, बचपन किससे बना है, बच्चा जमापन बचपन। अब ये बच्चा शब्द क्या है, ये एक संज्ञा है। अब संज्ञा, अभी हमने देखा कि संज्ञा शब्द के अंत में अगर कोई प्रत्यय लग रहा है तो कैसा प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, और जो शब्द है ये आपके पास तद्धितांत शब्द होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में अगर प्रत्यय लगाए जाते हैं तो आपके पास तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे अपनापन, अपना क्या है, सर्वनाम है, अपना में पन लगाया अपनापन। पागलपन, तो पागल अलग कर दीजिए, पन अलग है, पागलपन। ये बचपन बहुत बार पूछा जाता है,
आप इसमें स्टार मार्क्स भी कर सकते हैं। तो बचपन में कौन सा है, बच्चा जमा पन, बचपन, तो पन जो है तदित प्रत्यय होता है। नेक्स्ट है आपके पास बुढ़ापा, बूढ़ा जमा आपा, बुढ़ापा, तो बूढ़ा शब्द अलग कर दीजिए, आपा क्या है यहाँ पर आपके पास एक उपसर्ग बन जाता है। ममत्व, मम क्या है यहाँ पर आपके पास एक विशेषण है, विशेषण नहीं है, मम जो है ममत्व, मम आई थिंक सर्वनाम है, तो मम को अलग कर दीजिए, सर्वनाम है, मम को अलग कर दीजिए और त्व बच गया है, तो क्या आपके पास प्रत्यय है और ये जो है इस तरह से आपके पास तदिदांत शब्द बन जाता है। सौंदर्यता, सौंदर्य में, सौंदर्यता में सौंदर्य अलग कर दीजिए, ता बच जाता है, तो इस तरह से ये भी आपके पास जो है शब्द बन जाता है। सौंदर्य विशेषण है, तो इस तरह से जो देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो लगाया जाता है अंत में वो आपके पास तदित प्रत्यय होता है। अंत में बात करते हैं स्त्री प्रत्यय की। तो स्त्री प्रत्यय क्या होता है, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे नारी है, अब नारी में देखो आप देख सकते हैं कि मूल शब्द अलग करना है, क्या मूल शब्द है यहाँ पे ना, आपके पास मूल शब्द है नहीं है, तो नारी में देखो क्या हो सकता है, नर से बन सकता है, नर जमा ई नारी, तो नर क्या है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, हमें पता है पुल्लिंग शब्द से जब स्त्री शब्द बनाते हैं तो जो प्रत्यय लगाते हैं उसे आप स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अजा, अज जमा आ अजा, तो अज क्या है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, आ क्या है यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है। बेटी, तो बेटी कैसे बना है, बेटा जमा ई बेटी, तो बेटा क्या है यहाँ पर आपके पास पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द में स्त्री प्रत्यय लगाया है तो बेटी बना। लड़का जमा ई, लड़का मूल शब्द है, ई जो है यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है, इस तरह से लड़की बना। कुमारी देख सकते हैं, गौरी देख सकते हैं, गौर जमा ई गौरी, तो ई जो है यहाँ पे स्त्री प्रत्यय है। इस तरह से आपके पास प्रत्यय और उपसर्ग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।